नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस दूसरे चैनल मतलब क्लिनिकल होम्योपैथी चैनल के एक और वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं ये ड्रग पिक्चर की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल है क्लिनिकल होम्योपैथी ये डॉक्टर्स और न्यूली बिल्ट डॉक्टर्स और जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो या तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी की या वो हॉबिस्ट प्रैक्टिशनर है, उनका शौक है होम्योपैथी, इन सब डॉक्टर्स को एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इस चैनल को खोला गया है। और इसी वजह से यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने जो वीडियो की सीरीज कर रहा हूँ ये है ड्रग पिक्चर की, जो कि आने वाले लगभग 4 महीने तक हर महीने में 3 ड्रग पिक्चर आएंगे, जिनको आप बार बार देखें और आप नॉलेज गैदर करें ड्रग पिक्चर का। इसी श्रृंखला में दोस्तों ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना नाम की मेडिसिन या फिर सिंकोना ऑफिसिनेलिस के ऊपर ये वीडियो है, जो कि इट इज़ येट अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन है, जो हमको जनरली हम लोग अगर ऐसे बात करें तो फीवर में इंडिकेटेड होती है, फीवर में बहुत फ्रिक्वेंटली, मलेरिया में बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट में बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है, खासकर जो फ्लैचुलेंट ट्रबल्स होते हैं, गैस की परेशानियां, इंडाइजेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है, एनीमिया पे बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसा कि मैं हर एक मेडिसिन के अंदर थीम बता देता हूँ आपको, है ना, हर एक मेडिसिन का मैं थीम बताता हूँ, वो जो थीम है वो थीम में ड्रग पिक्चर लगभग 70-80% कवर हो जाता। तो क्या चाइना का कोई थीम है? बिल्कुल है भाई साहब। अगर आपको चाइना का थीम समझना है तो चाइना का थीम को समझने के लिए सबसे पहला इसका रिलेशनशिप विद द मलेरिया या फिर इंटरमिटेंट फीवर से आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप ढंग से चाइना को समझना चाहते हो तो पुराने ज़माने में ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस के द्वारा चाइना का ड्रग पिक्चर आया कहाँ से? मेन बात है कि हनीमैन को क्या सपना आया था कि चाइना की ड्रग प्रूविंग करी जाए। चाइना बहुत ही कमाल का मेडिसिन है, सब मलेरिया के लिए बहुत ही कमाल का मेडिसिन है, एनीमिया के लिए वगैरह वगैरह बहुत ही कमाल का मेडिसिन है, गैस इंडाइजेशन फ्लैचुलेंस के लिए। तो चाइना को ही क्यों चूज करा एनीमैन ने? उसका कारण है कि जो ओल्ड स्कूल, जब पुराना ओल्ड स्कूल, क्योंकि देखो पुराने ज़माने में मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। जब पुराने ज़माने में मलेरिया प्रिवेलेंट था और हैनीमैन के टाइम पे जब होम्योपैथी की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो क्रूड क्विनाइन सल्फेट से, क्विनाइन से, जो कि चाइना का ही एक रूप है, चाइना ही क्रूड फॉर्म में क्विनाइन के रूप में पाया जाता है, उससे ये लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट करा करते थे और अब्यूज़ करा करते थे। एक चीज़ होती है यूज़, एक चीज़ होती है अब्यूज़। भयंकर अब्यूज़ करते थे इसका ये लोग। और इसका जो अब्यूज करते थे तो अब्यूज ऑफ चाइना का जो मेडिकल रिकॉर्ड है, वो मेडिकल रिकॉर्ड में जो जो चीजें हुई हैं, जब प्रूविंग की गई चाइना की, तो चाइना के ड्रग पिक्चर में पेशेंट के अंदर प्रूविंग में भी वही बातें साबित हुई। तो अगर अब्यूज ऑफ क्विनाइन का पूरा कांड ढंग से पढ़ लिया जाए कि क्रूड चाइना को, जब क्रूड चाइना या क्विनाइन को जब मलेरिया के केस के अंदर, मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों के ऊपर जब उसका अब्यूज करा जाता था तो उसका क्या सिम्टम था, वो सिम्टम अगर हम समझ लें तो वही थीम है चाइना की। अब वो सिम्टम क्या थे? भाई साहब, मलेरिया हुआ, बंदे को मलेरिया हुआ, पेल के चाइना खिलाया गया, क्विनाइन सल्फेट, क्रूड क्विनाइन खूब दी गई। ये क्रूड क्विनाइन क्या करती थी? सप्रेशन कर देती थी मलेरिया का। सप्रेशन जब मलेरिया का होता था या फिर क्रूड क्विनाइन का अब्यूज होता था तो इसके वजह से क्या होता था? मलेरिया जो था वो ठीक तो होता नहीं था, मलेरिया सप्रेस हो जाता था। जब मलेरिया का सप्रेशन होता था और क्रूड क्विनाइन के यूज की वजह से और प्लस सप्रेशन की वजह से इन लोगों के अंदर हिपेटोस्प्लिनोमेगेली नाम का फिनोमिना होता था, मतलब इनका लीवर और इनका स्प्लिन सूज जाता था। ये मलेरिया में भी होता है। अगर आप मलेरिया का देखेंगे ड्रग पिक्चर, डिजीज पिक्चर, मलेरिया को प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से पढ़ेंगे तो मलेरिया के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली बंदे का लीवर स्प्लिन सूज जाता है। लीवर और स्प्लिन सूजने का सबसे इंपॉर्टेंट एक जो एस्पेक्ट है हिपेटोस्प्लिनोमेगेली का, क्लिनिकल एस्पेक्ट है कि एक हद के ऊपर जब लीवर और स्प्लिन बड़े होंगे साइज में तो लीवर और स्प्लिन को, इनको पूरे को कहते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का पार्ट है। और लीवर और स्प्लिन को एक प्यार से एक नाम है इनका, इनको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। खासकर स्प्लिन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो हुआ क्या? पहले तो मलेरिया के सिम्टम आए एक नेचुरली, उन सिम्टम को बहुत पावरफुल
क्रूड क्विनाइन के डोज से सप्रेस किया गया। तो वो जो क्रूड क्विनाइन दिया गया उससे जो मलेरिया का सप्रेशन हुआ वो सप्रेस हो जाता था लीवर में जाके, प्लस क्विनाइन भी लीवर के अंदर जाकर जमा होता था। तो ये हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होती थी। जब हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होती थी और स्प्लीन को और लीवर को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते थे, तो जब वो बड़ा होता था ना तो वो हेल्दी आरबीसी को चट करने लगता था। उससे पिक्चर पैदा होता था एनीमिया का, खून पतला हो जाता था, एनेमिक हो जाता था बंदा। दैट इज वाई चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रंट लाइन मेडिसिन फॉर एनीमिया अलॉन्ग विथ फेरम मेटेलिकम, जो कि इसका नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री है एनीमिया में। एनीमिया में चाइना का नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? फेरम मेट है। लीवर और स्प्लीन बड़ा हुआ, उसने आरबीसी खाने चालू करे, ब्लड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब कि जब आरबीसी खाएगा लीवर और स्प्लीन तो फाइब्रिन मतलब हिमेटिन मतलब हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हिमेटिन प्लस ग्लोबिन और प्लस फाइब्रिन ये तीनों कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरबीसी चट कर रहा है लीवर और स्प्लीन में, आरबीसी मर रहे हैं प्रीमेच्योरली। इसके कारण खून पतला हो जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती थी और खून पतला होने के कारण एनीमिया होता था। जब ये एनीमिया होता था तो एनीमिया और डीएबिलिटी के सिम्टम पैदा होते थे। क्यों? क्योंकि जब खून कम हो जाता था तो स्वेलिंग आती थी, वैक्सी स्वेलिंग आती थी पेशेंट को। पेशेंट सूजा हुआ दिखता था पर ऐसा दिखता था जब मोम से बना हुआ हो। तो जो वैक्सी स्वेलिंग है, जो हमने नेट्रम्यूर के ड्रग पिक्चर में भी पढ़ी थी, तो वैक्सी स्वेलिंग इज द साइन ऑफ एनीमिया, याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि शरीर के सूजने का, शरीर में ड्रॉप्सी का, इडीमा का मेन जो 2-3 कारण होते हैं कि या तो हार्ट फेलियर हो गया हो, या तो किडनी चली गई हो, किडनी फेल हो गई हो, या तो फिर लीवर फेल हो गया हो, या तो फिर थायराइड हो गया हो। थायराइड में भी थोड़ा बहुत सूजन आता है, पर थायराइड के ऊपर मैं रखूंगा एनीमिया में भयंकर सूजता है आदमी और वैक्सी स्वेलिंग होती है। तो ये पूरी कहानी है, ये थीम है चाइना का, यही थीम है चाइना का कि भाई मलेरिया हुआ, सप्रेस हुआ, लीवर बढ़ गया, स्प्लीन हो, सप्रेस क्यों हुआ? क्विनाइन का यूज हुआ, लीवर बड़ा हो गया, स्प्लीन बड़ा हो गई, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली हुआ, इनने आरबीसी खाने चालू करे, आरबीसी इनने खाए, खून पतला हो गया, उनके अंदर से हिमेटिन, ग्लोबिन और फाइब्रिन ये सब कम हो गए, खून पतला हो गया, एनेमिक हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इसके साथ वीकनेस आ गई, वैक्सी स्वेलिंग आ गई, डीएबिलिटी हो गई, कमजोर होता जा रहा है पेशेंट। अब इसको आप उसके कंजक्शन में देखो कि इसको मलेरिया सप्रेस हो गया इस आदमी को, तो क्या होगा? उसका लीवर स्प्लीन बड़ा होता जा रहा है, खून कम होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, इधर खून कम हो रहा है, इधर डीएबिलिटी बढ़ती जा रही है, ये पर डे वीक पे वीक होता जा रहा है, मरा खत्म होता जा रहा है। अब जब खून पतला हुआ तो भैया ऑब्वियस बात है, खून पतला होगा तो यहाँ पे ब्लीडिंग और हेमरेजिक टेंडेंसी भी पैदा होगी, जैसा कि हमने पढ़ी थी लेकेसिस के ड्रग पिक्चर में। लेकेसिस में बताया था मैंने कि लिक्विफिकेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ब्लड होता था, तो उसका भी खून पतला हो जाता था, नॉन कोएगुलेबल हो जाता था। बस फर्क क्या है, उसके अंदर डार्क ब्लैक ब्लड की ब्लीडिंग होती थी, यहाँ पे ब्राइट रेड ब्लड की ब्लीडिंग होगी, पर होगी क्यों? क्योंकि खून पतला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, अब ब्लीडिंग चालू होगी। यहाँ से एक अलग पिक्चर पैदा हुआ चाइना का। तो ये कहानी कहाँ से चालू हुई थी? सप्रेशन ऑफ मलेरिया से, और यहाँ पे ब्लीडिंग पे खत्म हुई इस पूरे रास्ते से। इसी रास्ते में एक स्टॉप पड़ा कि लीवर स्प्लीन हम बता रहे थे बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव कैपेसिटी इस आदमी की उतनी नहीं है, खाना इसका पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिपेटोस्प्लीनोमेगैली है, हिपेटोमेगैली मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर काम नहीं करेगा, गैस बनेगी, इंडाइजेशन होगा, डिस्पेप्सिया होगा, फ्लैचुलेंस होगी, बस यही चीज है, ट्रायल्स ऑफ फ्लैचुलेंस बन जाती है। यही थीम है चाइना का। इसको बस यहीं से समझो कि मलेरिया हुआ, मलेरियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक व्यक्ति है जिसको क्विनाइन का अब्यूज करा गया, क्विनाइन का अब्यूज करने के बाद उसका फीवर सप्रेस हुआ, फिर उसका लीवर और स्प्लीन बड़ा हो गया, उसने खून को कम करा, ब्लड को खाया, एनीमिया हो गया, एनीमिया का खून का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ। ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कोई शाना का हुआ कमेंट नहीं करेगा अरे तू बार बार क्यों रिपीट कर रहा, बोर हो रहा है, टाइम लग रहा है। नहीं लग रहा है तेरे पास टाइम तो ऐसी तैसी कराओ अपनी, कहीं पे जाकर के मत देखो वीडियो, ज्ञान मत पेलो बस कमेंट सेक्शन में, है ना। जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको समझ में आया इस बात का वेरिफिकेशन के लिए बार बार रिपीट करेंगे और 1000 बार करेंगे बेंच। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये पेशेंट के अंदर वीकनेस आ गई, डीएबिलिटी आ गई, खून कम हो गया, बस यही थीम है इसका। उधर लीवर बड़ा हुआ था तो कुछ गैसियस और ट्रबल आया, यही थीम है चाइना का। अब आते हैं दूसरी स्क्रीन पे। अब ये 10 मिनट में देखो, 10 मिनट में ये समझ लिया ना, अब कितनी जल्दी चाइना खत्म होगी, घंटे भर के अंदर निपटा दूंगा मैं, भगवान कसम में पक गया हूँ आज।
ये 5वां ड्रग पिक्चर है और अभी 2:30 बज रहे हैं दिन के, 2:45, और मैं सवेरे 7 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बैक टू बैक। चलो ठीक है। The theme of China is exactly the same what happened to the patient of suppressed cases of chronic malaria। चाइना का थीम एग्जैक्टली वही है जो थीम हो सकता है, जो हालत हो सकती है एक पेशेंट की जिसके अंदर क्रॉनिक मलेरिया सप्रेस हुआ है, खासकर स्पेशली आफ्टर अब्यूज ऑफ क्रूड चाइना। यही तो बात कर रहा था मैं, क्विनाइन, ठीक है, बाय प्रैक्टिशनर्स ऑफ द ओल्ड स्कूल, ओल्ड प्रैक्टिस वाले। अब इससे क्या हुआ, इससे वीकनेस आई, उसको डिएबिलिटी आई, प्रोस्ट्रेशन आया, वीक हो गया, डिएबल हो गया, बिल्कुल एबिलिटी नहीं बची कुछ करने की, थका हुआ हो गया, प्रोस्ट्रेशन हो गया, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, हिपेटोमेगाली। इसकी वजह से, स्प्लीनोहिपेटोमेगाली की वजह से इसको एनीमिया पैदा हुआ, एनीमिया की वजह से विथ प्रोस्ट्रेशन एंड हेमरेजिक डायथिसिस। क्यों? क्योंकि एनीमिया के अंदर खून पतला हो गया इस आदमी का, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली के कारण एनीमिया हुआ, खून पतला हुआ, खून में से फाइब्रिन, हिमेटिन और ग्लोबिन कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पॉइंट आगे आएगा, हेमरेजिक डायथिसिस बन गया और हेमरेजेस होने लग गए। इतना सिंपल है। अब थीम मैंने एक बार वर्बली आप लोगों को बता दी ना, अब आपको ड्रग पिक्चर समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, ना टाइम लगेगा। दूसरा की नोट, चाइना वीकन्स द हार्ट। चाइना अब ऐसे व्यक्ति का भैया हार्ट भी वीक हो जाएगा, ये बहुत कमजोर होते हैं, बहुत वीक वर्नरेबल केस होता है चाइना का सप्रेशन ऑफ मलेरिया का। वीकन्स द हार्ट एंड इम्पेयर्स द सर्कुलेशन प्रोड्यूसिंग द कंजेशन, हेमरेज, एनीमिया इन कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड कोलैप्स भी हो जाता है कई केसेस के अंदर, कोलैप्स तक बात चली जाती है, ठीक है। तीसरा की नोट, चाइना करस्पॉन्ड्स टू द लॉस ऑफ द वाइटल एंड एनिमल फ्लूइड। याद रखना, ये गिनती की मेडिसिन है हमारे पास, एक एसिड फॉस्फेट, नेट्रम्यूरेट, चाइन, 3 मेडिसिन है जो हमको कवर करके देती है सिम्टम। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड मतलब शरीर के लिए जो वाइटल तरल होते हैं, उन तरल के लॉस होने की वजह से जो चीजें पैदा होती हैं उन सबको कवर करता है, और उस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। जैसे कि अभी आएगा आगे, है ना, डिएबिलिटी ऑफ चाइना इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ड्रेन ऑफ द एनिमल फ्लूइड। जैसे कि ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड जो होता है चाइना में, कब होगा ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड? भैया जब ये इसकी लीवर स्प्लीन बढ़ जाएंगे, सप्रेशन ऑफ द क्रॉनिक फीवर, खासकर क्विनाइन के अब्यूज के बाद लीवर स्प्लीन बड़े हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी है तो वो आरबीसी को खाने लगेंगे, लीवर स्प्लीन आरबीसी को के ऊपर हमला कर देंगे। हमला कर देंगे मतलब ब्लड सर्कुलेशन में लीवर स्प्लीन आरबीसी को खाएंगे, क्योंकि उनका काम है, स्प्लीन का काम है ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, इसके कारण ग्रेट लॉस ऑफ ब्लड होगा। लॉस ऑफ सीमेन, कोई मास्टरबेशन या सेक्सुअल इंटेलिजेंस में लॉस ऑफ सीमेन के जो इफेक्ट होते हैं लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के, उसको कवर करता है चाइना। प्रोलॉन्ग्ड लैक्टेशन, कुछ बच्चे ढोर होने तक की हद तक दूध पीते हैं मम्मी का, और मम्मी को दूध आ भी रहा होता है, तो प्रोलॉन्ग लैक्टेशन के कारण लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड और सिम्टम्स आते हैं, चाइना उनको कवर करता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेन, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क, ओवर वर्क मेंटली एंड बॉडीली, ये भी लॉस ऑफ फ्लूइड्स के अंदर काउंट होता है, इन सबको चाइना कवर करता है। चाइना करस्पॉन्ड्स टू द एक्यूट इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जैसे कि क्रॉनिक का एसिड फॉस होता है, जब भी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड का क्रॉनिक इफेक्ट पड़ेगा शरीर पे, द मेडिसिन इज द एसिड फॉस या फास्फोरिक एसिड। वैसे ही एक्यूट इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड का जो मेडिसिन होगा दैट विल बी चाइना, याद रखिएगा। अ वाइटल ड्रेन, बहुत ज्यादा वाइटली ड्रेन्ड हो जाएगा पेशेंट, वाइटली पूरा खाली हो जाएगा, खोखला, इतना सारा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के कारण। अ वाइटली ड्रेन्ड एंड पम्प्ड आउट कंडीशन, बिल्कुल पम्प्ड आउट हो गया है, विद द सेंसिटिव एंड इरिटेबल स्टेट ऑफ माइंड। अब क्या हुआ, जब वाइटली ड्रेन हो गया और पम्प्ड आउट हो गया तो एक सेंसिटिव और इरिटेबल स्टेट ऑफ माइंड प्रोड्यूस हो गया, स्टेट ऑफ नर्वस इरिदिज्म, मतलब मेंटली बहुत हाइपर एक्टिव और एक्साइटेड हो जाएगा वो, ठीक है। ये चाइना का रहता है ऐसा, देखिएगा कभी आप। चौथा की नोट चाइना का, पीरियोडिसिटी। भाई साहब चाइना, अब क्योंकि ऑब्वियस बात है हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, हम क्विनाइन के यूज को मलेरिया के अंदर यूज करने की क्विनाइन का बात कर रहे हैं, अब्यूज की बात कर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द इंटरमिटेंट फीवर एंड मलेरिया। तो मलेरिया की खासियत क्या है भैया, मलेरिया की खासियत है पीरियोडिसिटी। मलेरिया के फीवर का कैरेक्टराइजेशन अकॉर्डिंग टू फीवर जो रहता है वो इंटरमिटेंट फीवर रहता है, और इंटरमिटेंट फीवर की ही परिभाषा है कि ऐसा फीवर जो रेगुलर इंटरवल पर रियकर होता है, कुछ समय के लिए बुखार बिल्कुल उतर जाएगा,
फिर एक स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी में टाइम में फीवर आएगा, तो उसी को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और ये पीरियोडिसिटी जिस तरह से कैरेक्टरिस्टिक है मलेरिया का, उसी तरह से ये पीरियोडिसिटी चित्रगत कीनोट है चाइना का। और यही कारण है कि चाइना मलेरिया की और पीरियोडिक फीवर, इंटरमिटेंट फीवर की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। तो देयरफॉर फीवर ऑफ चाइना इज इंटरमिटेंट, क्यों? क्योंकि चाइना में पीरियोडिसिटी है, इसीलिए फीवर ऑफ चाइना इज इंटरमिटेंट एज फाउंड इन द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट। मलेरियल डिस्ट्रिक्ट होती है, मलेरिया डिस्ट्रिक्ट शब्द इसलिए यूज हो रहा है कि पहले पूरे के पूरे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते थे जो मलेरिया से ग्रस्त होते थे। ये पुराने शब्द हैं एक्चुअली, है ना। मार्शी डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, मार्शी डिस्ट्रिक्ट, मलेरियल डिस्ट्रिक्ट। विथ चिल कैसा आता है मलेरिया, पीरियोडिसिटी कैसी होती है? विथ चिल, हीट, थ्रस्ट। थ्रस्ट ऑकर बिफोर या आफ्टर चिल। थ्रस्ट कब लगती थी? चिल के पहले या चिल के बाद में इसको थ्रस्ट लगती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आ गए हम अपनी दूसरी स्लाइड में, है ना। तो इंटरमिटेंट फीवर विथ इवनिंग एग्रेवेशन, ठीक है। इंटरमिटेंट फीवर विथ इवनिंग एग्रेवेशन, ये कौन सा पॉइंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम? ये वाला नीचे पीरियोडिसिटी वाला, ठीक है ना। कि विथ पीरियोडिसिटी मार्शियल मलेरियल डिस्ट्रिक्ट विथ चिल, हीट, थ्रस्ट, है ना। ये यहाँ पे हूँ मैं नीचे एकदम, चिल, हीट, थ्रस्ट। थ्रस्ट ऑकर बिफोर और आफ्टर चिल एंड इंटरमिटेंट फीवर विथ इवनिंग एग्रेवेशन। अब जो पांचवा कीनोट होगा चाइना का वो है एनीमिया। अब एनीमिया ये बता चुका हूँ, शुरू की रूपरेखा के अंदर मैंने ये चीज बता दी थी कि जो मलेरिया में या फिर इंटरमिटेंट फीवर जब सप्रेस होता है तब, या फिर अगर इंटरमिटेंट फीवर वाला मार्शी डिस्ट्रिक्ट में या मलेरियल डिस्ट्रिक्ट में किसी पेशेंट के ऊपर क्विनाइन का अब्यूज करा गया होगा, तब क्या होगा भैया? सप्रेशन ऑफ हो जाएगा क्रॉनिक मलेरिया का बंदे के शरीर में। वो सप्रेशन के कारण प्लस क्विनाइन के बॉडी के ऊपर एक्शन के कारण, जो कि प्रूविंग में भी सिद्ध हुआ था, इसका हिपेटोस्प्लिनोमेगाली हो जाएगी, लीवर स्प्लिन बड़ा हो जाएगा। जब भी लीवर स्प्लिन बड़ा होता है तो वो आरबीसी को खाने लगता है, इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो आरबीसी चट करने के कारण एनीमिया की कंडीशन पैदा होगी। उस एनीमिया की कंडीशन के साथ मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन होगा, वीकनेस होगी। जब आरबीसी चट करेगा तो हिमेटिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन, ये तीनों के तीनों का कंपोनेंट ब्लड में से कम होगा और ब्लड काफ़ी पतला हो जाएगा। फलस्वरूप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और खून एकदम लिक्विफाई हो जाएगा। इसके साथ एनीमिया के बाकी लक्षण की एनीमिया के साथ इसके अंदर वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, डिएबिलिटी प्लस हेमरेजिक टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि खून पतला हो गया। वो सारी चीज़ें हमको देखने में मिलेगी। तो बस ये इस पॉइंट में यही चीज़ बताइए जो मैंने पहले भी बताई थी और अभी भी बता दी। अब मैं बस पढ़े दे रहा हूँ उसको, ठीक है। एनीमिया, चाइना लाइक फेरम मेटेलिकम की बात हो रही है, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीमेकिंग ऑफ अल्टर्ड ब्लड और इंक्रीजिंग ऑफ अ टाइम बीइंग, फॉर अ टाइम बीइंग। चाइना के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि जो अल्टर्ड ब्लड होता है, जो एनेमिक ब्लड होता है, उसको रीमेक करने का कैरेक्टर होता है ना। तो यही बोल रहा है, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रीमेकिंग ऑफ द अल्टर्ड ब्लड और इंक्रीजिंग फॉर अ टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। खासकर कब? जब क्रूड फॉर्म में इसका अब्यूज करोगे तो शुरू में तो ब्लड बढ़ेगा, ठीक है। इन ए हेल्दी पर्सन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ हिमेटिन, ग्लोब्यूलिन एंड फेरेटिन एटसेट्रा, बट मतलब रिलेटिव समय तक ब्लड बढ़ेगा, हिमेटिन बढ़ेगा, ग्लोब्यूलिन बढ़ेगा, फाइब्रिन बढ़ेगा, सब बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक मलेरिया का केस है जिसके अंदर आपने क्रूड क्विनाइन दोगे तो इनिशियली तो ये ब्लड को रीमेक करेगा, बिल्कुल फेरम मेटेलिकम जैसा काम करेगा, ठीक है, वो भी यही करता है। बट आफ्टर सर्टेन लैप्स ऑफ टाइम प्रोड्यूसेस द अपोजिट रिजल्ट, कुछ समय के बाद ये रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा, जो कि होगा इम्प्रोवाइजमेंट, डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या होगा? इनिशियली तो ब्लड में हिमेटिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन सब कुछ बढ़ने लगेगा, है ना, टेम्परेरीली बढ़ेगा। और वो टेम्परेरी जो बढ़ना है वो फॉलो करेगा, दैट विल बी फॉलोड बाय द इम्प्रोवाइजमेंट, डिसोल्यूशन मतलब घुलने लगेगा ब्लड, लिक्विफाई होने लगेगा एंड लिक्विफिकेशन ऑफ ब्लड, that it causes reduction in the refractive index of blood। refractive index एक फिजिक्स का फिनोमिना होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि चीज जितनी गाढ़ी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा।
चीज जितनी पतली होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीजें ब्लड, इसमें आरबीसी कम हो गया, हिमेटिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन इनिशियली बढ़ाया, बाद में इसने उतना ही कम कर दिया, तो खून पतला हो गया, लिक्विफाई हो गया, इम्प्रोवाइज हो गया, डाइल्यूट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। इसके कारण क्या हुआ, रिडक्शन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड विथ प्रोफाउंड एनीमिया एंड लिक्विफाइज इट, उसको और तरल कर देगा, जैसे कि आर्सेनिक और फेरम मेटेलिकम में होता है। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरम मेट, इसलिए एनीमिया में क्या फेरम मेट की कॉम्प्लीमेंट्री है चाइना, और चाइना का कॉम्प्लीमेंट्री है फेरम मेट, बिल्कुल सेम काम करते हैं। दिस लिक्विफिकेशन लीड टू आवर नेक्स्ट की नोट विच इज हेमरेजिक टेंडेंसी ड्यू टू दिस लिक्विफिकेशन। यही बात हमने लेकेसिस में करी थी कि लेकेसिस में सांप ने फन मारा। अब लेकेसिस का जो सुरुकुकु सांप होता है, तो लेकेसिस का जो पॉइजन होता है उसका, वो हीमोटॉक्सिक होता है, तो वो ब्लड को डिकम्पोज कर देता है, लिक्विडाइज करता है, लिक्विफाई कर देता है, बिल्कुल तरल बना देता है, उसके कारण वो हेमरेजिक हो जाता है। बट लेकेसिस और चाइना में फर्क ये है कि लेकेसिस के अंदर उसका डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड भी होता है, एक प्रकार की एक सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिक डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए उसके जो हेमरेज रहते हैं लेकेसिस के, वो ब्लैक कलर के, डार्क कलर के ब्लड के होते हैं, बट चाइना के ब्लैक या डार्क नहीं होते हैं, बस इतना फर्क है। चाइना इज अ हेमरेजिक मेडिसिन है, इसको भी समझना कोई बहुत कठिन नहीं है, तो बता दिया हमने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड कम हुआ, क्यों, क्योंकि लीवर स्प्लिन बढ़े हुए, लीवर स्प्लिन ने ब्लड को खाना चालू किया, हिमेटिन, ग्लोब्यूलिन, फेरेटिन कम हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, ब्लड डिसोल्यूट हुआ, लिक्विफाई हुआ और एनेमिक हो गया। इसके कारण इतना पतला हो गया कि वो रिसने लग गया धमनियों से, ऑरिफिक्स से, इसलिए ये हेमरेजिक मेडिसिन है। ठीक है, हेमरेजिक ड्यू टू द एक्शन ऑन द ब्लड वाया एनेमिया, प्रोड्यूसिंग एनेमिया एंड लिक्विफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो चाइना इज अ हेमरेजिक रेमेडी, चाइना इज अ एक्सीलेंट हेमरेजिक रेमेडी विच ऑकर्स फ्रॉम एवरी ऑरिफिक ऑफ द बॉडी, शरीर के हर एक छेद से, हर एक ऑरिफिक से आपको हेमरेज देखने को मिलेगा। हेमरेज इन द अफ्रीकन इंटरमिटेंट, जो अफ्रीका में इंटरमिटेंट फीवर होता है उसके अंदर हेमेचूरिया होता है, पेशाब से खून निकलता है, इज एट्रीब्यूटेड टू द अब्यूज ऑफ क्विनाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। उसका क्या कारण बताया जाता है कि अफ्रीकन डिस्ट्रिक्ट में जब मलेरिया के केसेस होते हैं उनके अंदर पेशाब में ब्लड हिमेचूरिया होता है, और उसका कारण होता है अब्यूज ऑफ क्विनाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। उसी के साथ साथ इपिस्टैक्सिस देखते हैं हम, आप सब जानते हो चाइना बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्सीर फूटने की, इपिस्टैक्सिस की, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग देखते हैं और एनीमिया देखते हैं। ड्रॉप्सिकल कंडीशन ऑफ चाइना डिपेंड्स अपॉन द हेमरेजेस एंड लॉस ऑफ ब्लड वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। ये पॉइंट भी मैंने शुरू में बता दिया कि जो सूजन के कारण कई होते हैं, 3-4 कारण मुख्य होते हैं। पहला किडनी चली जाए, लीवर चला जाए, हार्ट चला जाए। चौथा जो मेन कारण मैं रखता हूं वो एनीमिया के अंदर सूजन आती है। जब आपका जरूरत से ज्यादा ब्लड रिस जाएगा ना भाई साहब, तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग आती है खून की कमी के कारण, और चाइना वो कवर करता है। इसलिए कभी क्या कह रहा है कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन ऑफ चाइना डिपेंड अपॉन द हेमरेज एंड लॉस ऑफ ब्लड वेदर इट इज एक्टिव और पैसिव। अगला पॉइंट, लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग, लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग ऑफ नोज, लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग में आ गया नीचे, लॉन्ग लास्टिंग ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड इंटेस्टाइन। नाक से नक्सीर फूटेगी, ठीक है, माउथ से लोगों को स्कॉर्बिटिक कंडीशन होगी तो गम्स से ब्लड निकलेगा, इंटेस्टाइन से ब्लड निकलेगा। आफ्टर प्रोफ्यूज हेमरेज, अब इतना हेमरेज हो रहा भाई साहब, इतना पतला खून एनीमिया के अंदर कि वो कतई पतला हो गया, जहां से देखो वहां से रिसा जा रहा है, कोई छेद नहीं छोड़ा शरीर का जहां से ना निकले। अब क्या होगा, एनीमिया के कुछ और लक्षण देखेंगे। तो आफ्टर प्रोफ्यूज हेमरेज देयर इज द बजिंग इन द ईयर, जरूरत से ज्यादा ब्लड रिस जाता है ना, तो कान के अंदर टिनिटस की आवाज आती है, बजिंग इन द ईयर होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, विजन डिम हो जाएगा, चक्कर से आने लगेंगे, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, कोल्ड बॉडी, एक कोलैप्स की कंडीशन बनेगी जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक शॉक तक लग सकता है पेशेंट को। तो अगर हेमरेजिक शॉक है किसी के साथ, हेमरेजिक शॉक की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में तुम पेशेंट को रेस्क्यू करना चाहते हो, तो पूरी मटेरिया मेडिका में सिर्फ चाइना ऑफिसिनलिस इकलौती मेडिसिन है, दूसरी कोई नहीं है। ठीक है, 7वां पॉइंट, गॉल स्टोन और
ब्लैडर कोलिक, गॉल ब्लैडर में जो कैलिकुलाई होता है, पथरी होती है और गॉल स्टोन होते हैं, इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द गॉल स्टोन, याद रखना। और गॉल स्टोन कोलिक को भी कवर करती है कि इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक, बहुत बड़ी बात होती है लिखना, है ना, कि इट इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द गॉल स्टोन के एक्सपल्शन के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। 8वां की नोट, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, अब कोई बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, खूब बता दिया है। सप्रेशन ऑफ मलेरिया के कारण और क्विनाइन के अब्यूज़ के कारण लीवर और स्प्लीन बड़ा हो जाएगा। क्रॉनिक एनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन आफ्टर द इंटरमिटेंट फीवर और ड्यू टू अब्यूज़ ऑफ क्विनाइन टू ट्रीट द मलेरिया, या फिर एल्स, मतलब ऐसे भी हो जाता है इनके अंदर, जरूरी नहीं है दोनों फैक्टरों, फिर भी हो जाएगा, तो चाइना कवर करती है। अब आते हैं एक्सट्रीमली चिली पेशेंट, ये याद रखो, ये बहुत, अब यार कॉमन सेंस है, इतना एनीमिया हो गया, इतना खून बह गया, तो ये लोग चिली होते हैं। ऐसी ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन जो चाइना का बताया गया है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा प्रोफाउंड एनीमिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड कम है, हेमरेजेस हो रहे हैं, हेमरेजिक शॉक की कंडीशन बन रही है, तो ऑब्वियस बात है यार, ये हॉट पेशेंट तो नहीं होगा, ये चिली पेशेंट होगा। तो एक्सट्रीमली चिली पेशेंट एग्रेवेट बाय द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर और कोल्ड विंड, हर चीज, हर ठंड की चीज से इसको एग्रेवेशन होगा। अ वीक इमेसिएटेड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, शुरू की भूमिका से ही बात यहाँ से चालू हुई है, ठीक है ना, कि ये वीक इमेसिएटेड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई इतना एनीमिया, लीवर बड़ा है, स्प्लिन बड़ा है ना, उसमें आरबीसी खा रहा है तो ब्लड कम हो रहा है, ब्लड पतला हो रहा है, हेमरेज अलग चल रहे हैं, ठीक है, लीवर स्प्लिन बड़ा है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन उतना बेटर नहीं है, गैसेस बन रही है, फ्लैचुलेंस हो रहा है, तो ऐसा आदमी, ऊपर से लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड भी गवर्न कर रही है यही अपने फीचर्स के साथ। तो जब इतना बवाल मचा है, पूरा का पूरा इकोनॉमी के अंदर प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस का ये आलम है, तो भैया ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा चाइना का? भैया वीक, इमेसिएटेड एंड ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। और वीक, लीन, थिन एंड फीबल सेंसिटिव पर्सन, अब सेंसिटिव भी हो जाएगा, सेंसिटिव काय को हो जाएगा, कोल्ड को सेंसिटिव हो जाएगा। वीक, रिलैक्स्ड एंड इमेसिएटेड विथ फीबल हार्ट, हार्ट भी बहुत कमजोर हो जाएगा ना भाई, जब ब्लड ही नहीं है पंप करने को तो हार्ट भी फीबल हो जाएगा, सर्कुलेशन कहाँ से रहेगा, अच्छा ब्लड ही नहीं है सर्कुलेट करने को। एंड टेंडेंसी टू ड्रॉपसी, ड्रॉपसी क्यों होगी, एनीमिया के कारण होगा, ये सब कुछ एनीमिया के कारण हो रहा है। लीन, वीक, फीबल, सेंसिटिव, रिलैक्स्ड, इमेसिएटेड विद द फीबल हार्ट, सर्कुलेशन, ये सब कुछ, टेंडेंसी ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉपसी, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब एनीमिया और खून के पतला होने के कारण हो रहा है, ठीक है। विच आर यूजुअली आफ्टर हेमरेज एंड एनीमिया, है ना, एनीमिया फॉलोइंग ब्लड लॉस, ब्लड लॉस के बाद होने वाला एनीमिया, ये सब कुछ मिला करके इसके कॉन्स्टिट्यूशन को वीक, इमेसिएटेड, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। इंडाइजेशन एंड फ्लैचुलेंस, अब ये भी बता चुका हूँ कि जब क्रॉनिक सप्रेशन ऑफ मलेरिया होगा, लीवर स्प्लिन बड़े होंगे, तो ऑब्वियस बात है जो हमारा लीवर है दैट इज द मास्टर्स ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इंडाइजेशन और फ्लैचुलेंस होगा। और चाइना जो है दैट बिलोंग्स टू द नैश ट्रायोस ऑफ फ्लैचुलेंस, द अदर टू मेडिसिन आर द कार्बोवेज एंड लाइकोपोडियम, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हर होम्योपैथ को ये पता है। इन चाइना डाइजेशन इज स्लो एंड वेरी स्लगिश, ठीक है, विथ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, ऐसा लीवर, इतना बीमार लीवर, एनलार्ज्ड लीवर, बड़ा लीवर, ठीक है, सूजा हुआ लीवर, यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन स्लो होगा एंड वेरी स्लगिश, बहुत धीरे डाइजेशन होगा, विथ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, पूरे एब्डोमेन में, होल एब्डोमेन में फ्लैचुलेंस इकट्ठा होगी, और विथ रंबलिंग एंड इरेक्टेशन, इसके अंदर पेट से रंबलिंग, मतलब रंबलिंग, गुड़गुड़ की आवाज आएगी, और इरेक्टेशंस विच कॉजेज नो रिलीफ, ये इंपॉर्टेंट फीचर है चाइना के फ्लैचुलेंस का, कि चाइना के फ्लैचुलेंस के अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन में कितनी ही इसको डकारें आ जाएं, कितनी ही ये रेक्टम से गैस पास कर ले, इसको एग्रेवेशन हो जाता है, कई बार एमुलरेशन तो दूर की बात है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। वहीं इसका अपोजिट कार्बोवेज है, कि कार्बोवेज जैसे ही डकार लेगा, इसके बाद कार्बोवेज का ही शूट है ना, जैसे ही वो डकार लेगा ना, जैसे ही वो इधर डकार लेगा उधर उसको रिलीफ मिल जाएगा, तो इसलिए अपोजिट लिखा है मैंने कार्बोवेज। चाइना को कोई फायदा नहीं होता उसके गैस पास करने का या उसके डकार लेने का, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन अगली स्लाइड पे, ठीक है, यहाँ से मैं अपने आप को नीचे कर लूँ, बाय, 32 मिनट हुए हैं।
नर्वस इरिदिज्म एंड इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। भैया ऐसे बॉडी के अंदर इतने दुर्बल, शारीरिक दुर्बल शरीर, जिसके अंदर फीवर का सप्रेशन तो हुआ ही हुआ है, प्लस उसके ऊपर अब्यूज ऑफ क्विनाइन भी हुआ है, ऊपर से लीवर जो है वो ब्लड को खाए डाल रहा है पूरा का पूरा, एनीमिया पैदा कर रहा है ना। एनीमिया की वजह से ड्रॉप्सिकल कंडीशन बन रही है, जनरल वीकनेस, डिएबिलिटी है, हिमरेजिक शॉक की कंडीशन है। तो ऐसा शरीर जो है वो नर्वस इरिदिज्म होगा, इसमें मतलब नर्वस लेवल पे ये सेंसिटिविटी इसकी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं, ऑब्वियस बात है सेंसिटिविटी इन लोगों का बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में बॉडी फाइट और फ्लाइट के फिनोमिना को फॉलो करती है। तो नर्वस इरिदिज्म विथ इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी throughout the body there is the gradually increased sensitivity, a gradually increasing irritability of nerve बढ़ती है। the nerve are always in fret, nerve हमेशा भड़बड़ाई हुई रहती हैं। ठीक है, सेंसिटिव हो जाता है टू टच, टू मोशन, टू कोल्ड एयर, so that he is chilled by the exposure। ये सेंसिटिवनेस ही है जो ठंडी हवा से ये सेंसिटिव होता है और एक्सपोजर से चिल्ड फील करता है। पेन आर ब्रॉट ऑन बाय द एक्सपोजर टू द कोल्ड एयर एंड कोल्ड विंड। इसके सारे दुख दर्द जो हैं वो एक्सपोजर टू कोल्ड से बढ़ने लगते हैं और इंक्रीज्ड बाय मोशन एंड टच। तो कोल्ड से इसके सारे दर्द बढ़ते हैं और वो दर्द इंक्रीज होते हैं बाय मोशन से एंड टच से। ठीक है, 13वां पॉइंट, क्रॉनिक केसेस ऑफ सप्रेस्ड मलेरिया। ये तो अब इसके बारे में तो पूरा का पूरा वीडियो ही इसी शीर्षक पे था। अभी तक जो अपन ने 30 मिनट बात की यही की, तो मैं जल्दी से धड़ पेड़ पढ़ लेता हूँ, आगे चलते हैं। क्रॉनिक केसेस ऑफ सप्रेस्ड मलेरिया, अदर टू मेडिसिन इज आर्सेनिक एंड नेट्रम्यूर। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे रिलीजियसली, जो डॉक्टर्स, उनको ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पता है। इसके ऊपर एक वीडियो है, ऊपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा। ओल्ड मलेरियल केसेस सप्रेस्ड विथ क्विनाइन, पुराने मलेरिया के केसेस जिनके अंदर लपक के क्विनाइन खिलाया गया और हुआ कुछ नहीं, सप्रेशन हो गया। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेलार, क्यों? लीवर स्प्लिन बड़ा होता गया, क्विनाइन देते गए, मलेरिया के सप्रेशन के कारण और क्विनाइन के अब्यूज के कारण लीवर स्प्लिन बड़ा हुआ और लीवर स्प्लिन ने ब्लड को खाना चालू करा और पेल होता गया पेशेंट। पेलार मतलब खून की कमी के अंदर पेल होता है, उसको पेलार बोलते हैं। एंड ब्लडलेसनेस, ब्लड ही जाता गया, ब्लड खत्म होता गया बॉडी से। कैचेक्सिया अंटिल पेशेंट इज ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, और ओवर द पीरियड सालों में ये आदमी कैचेक्टिक हो गया। कैचेक्सिया मतलब दुबले पतले होने को कैचेक्सिया बोलते हैं, किसी बीमारी में वजन कम होने को कैचेक्सिया बोलते हैं। अब कैचेक्सिया हो गया इसके अंदर, अंटिल पेशेंट इज ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, इतना सेंसिटिव हो गया कि साहब कि बिल्कुल कैचेक्सिया हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि क्रॉनिक केसेस ऑफ द सप्रेस्ड मलेरिया, अदर मेडिसिन आर्सेनिक नेट्रम्यूल, ओल्ड मलेरियल केसेस सप्रेस्ड विथ क्विनाइन। अब क्या हुआ? ग्रेजुअली पेलार बढ़ा, मतलब एनीमिया बढ़ा, ब्लडलेसनेस बढ़ा, एंड कैचेक्सिया अंटिल द पेशेंट इज ऑलवेज टेकिंग कोल्ड। समझ रहे? अगला पॉइंट, हैज द एनलार्ज्ड स्प्लीन एंड लीवर। ये भी बता चुका हूँ भैया, सप्रेशन का मेन इफेक्ट तो यही हुआ कि एनलार्ज्ड स्प्लीन हुआ, लीवर एनलार्ज्ड हुआ। हैज लीवर बॉवेल एंड स्टमक डिसऑर्डर्ड, ये क्या करता है? हैज लीवर बॉवेल एंड स्टमक डिसऑर्डर्ड। अगला पॉइंट, हैज एनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन। ये भी पता है आपको कि भैया सप्रेशन ऑफ मलेरिया हुआ तो लीवर और स्प्लीन बड़ा हो गया, लीवर और स्प्लीन एनलार्ज्ड हो गया। हैज लीवर बॉवेल एंड स्टमक एंड डिसऑर्डर्ड। ठीक है, क्या हुआ कि भैया लीवर के अंदर मलेरिया का सप्रेशन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज क्विनाइन का अब्यूज हुआ, तो लीवर, बॉवेल मतलब इंटेस्टाइन, और स्टमक का डिसऑर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि लीवर मास्टर ग्लैंड है, डाइजेशन होगा नहीं प्रॉपर। ऐसे एनलार्ज्ड लीवर स्प्लीन के साथ कहाँ ही खाना पचेगा, तो इसके कारण लीवर, बॉवेल और स्टमक डिसऑर्डर्ड हुआ। ही इज डिबिलिएटेड, अब जो एनीमिया भी बढ़ रहा है क्योंकि भैया एनलार्ज्ड लीवर स्प्लीन है, ब्लड को खाएंगे, तो डिबिलिएटेड मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वीक और कमज़ोर होता गया, पेल होता गया क्योंकि खून कम हो रहा है, वैक्सी होता गया क्योंकि ये एनेमिक ड्रॉप्सी में आदमी वैक्सी होता जाता है। ड्रॉप्सिकल कंडीशन जो एनीमिया में होती है उसके अंदर वैक्सी होते जाए, वैक्सी स्वेलिंग आती है। सफर्स फ्रॉम द पेन, पूरी बॉडी में पेन होंगे, एज वी आर फाउंड इन द क्विनाइन सब्जेक्ट, एंड ब्रोकन डाउन पर्सन। और ये क्या होगा? ब्रोकन डाउन इनटू द परस्पायरेशन ऑन द लीस्ट एक्सर्शन, हल्का सा मेहनत करेगा, ऐसा पसीना छोड़ेगा जैसे कि कहाँ के पहाड़ तोड़ दिए हो उसने, है ना। तो यही चीज होगी। दिस इज व्हाट इज नोन एज द क्रॉनिक केसेस ऑफ सप्रेस्ड मलेरिया। ठीक है, 14वां की नोट,
इन्फ्लामेशन इन कनेक्शन विद द हेमरेज इन द हेमरेजिक पेशेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एफर्ट नहीं मारेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। एक सेकंड पानी पी लो। इन्फ्लामेशन इन कनेक्शन विद द हेमरेज मतलब जिस पार्ट से हेमरेज हो रहा होगा उस पार्ट में या किसी डिस्टेंट पार्ट के अंदर हेमरेजिक पेशेंट के अंदर चाइना के केस में इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। अभी बताता हूं कैसे, आगे पढ़ूंगा तो समझ जाओगे आप लोग। ब्लीड इजीली फ्रॉम एवरी ऑरिफिक, ये तो पता है भाई, हेमरेजिक मेडिसिन है। ऑरिफिक मतलब छेद, छिद्र। ब्लीड इजीली फ्रॉम एवरी ऑरिफिक जैसे कि नोज, थ्रॉट, फ्रॉम यूटेरस एंड आफ्टर हेमरेज कंप्लेंट कम ऑन, कि कंप्लेंट तब नहीं होंगी जब ब्लीडिंग हो रही होगी, कंप्लेंट होंगी जब ब्लीडिंग हो चुकी, हेमरेज हो चुका, उसके बाद कंप्लेंट आएगी। क्या कंप्लेंट आएगी? टेंडेंसी, अब नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, सबसे लास्ट ये वाला, मैं यहाँ पे माउस लाऊंगा तो ये वाला पॉपअप खुलता है, इसलिए मैं माउस नहीं लाता वहाँ। टेंडेंसी टू कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन, टेंडेंसी टू कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन इन कनेक्शन विथ हेमरेज, हेमरेज के कनेक्शन में टेंडेंसी टू कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन की। कैसे, आगे पढ़ो। इन्फ्लेमेशन ऑफ पार्ट दैट ब्लीड, जिस पार्ट से ब्लीड हो रहा है, जिस पार्ट पे ब्लीडिंग हो रही है, जिस ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है, उसका इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पार्ट दैट ब्लीड और ऑफ डिस्टेंट पार्ट, या तो किसी ऐसे पार्ट का जो उस ऑर्गन से दूर पाया जा रहा है जहां से हेमरेज हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, अ वुमन अबॉर्ट्स मतलब एक महिला ने, अरे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं इसमें, ठीक है, एक बार और पढ़ता हूं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द पार्ट दैट ब्लीड मतलब जिस पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका इन्फ्लेमेशन, या और ऑफ डिस्टेंट पार्ट, कोई ऐसे पार्ट का इन्फ्लेमेशन जो ब्लीडिंग की साइड से बहुत दूर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दिया है? व्हेन एग्जाम्पल अ वुमन अबॉर्ट, एक महिला ने अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन मतलब गर्भावस्था में उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अबॉर्ट हो गया, बच्चा अबॉर्शन हो गया उसका, ठीक है। तो अ वुमन अबॉर्ट्स, अब क्या हुआ? हैज हेमरेज, बट अब उसको अबॉर्ट हुआ तो भाई वजाइना से हेमरेज तो होगा, बट अपेरेंटली फॉर नो रीजन, किसी भी बिना कारण के, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस और लंग्स सेट इन, या तो फिर हुआ क्या? अब देखो, अबॉर्शन तो एक आम प्रक्रिया है ना, ये चाइना के अंदर फर्क क्या है? आम लेडी को अबॉर्शन हुआ, उसके यूटेरस से ब्लीडिंग हुई, उसने साफ सफाई कराई, डीएनसी कराई, ये चलिए अपने घर हो गया काम। चाइना में ऐसा नहीं है कि व्हेन अ वुमन अबॉर्ट, जैसे ही उसने अबॉर्ट करा उसको वजाइनल हेमरेज होगा, बट अपेरेंटली फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, या तो उसको यूटेरस का इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पार्ट दैट ब्लीड, यूटेरस से ब्लीडिंग हो रही थी ना, तो पहले पॉइंट क्या था कि उस पार्ट का इन्फ्लेमेशन होना जिससे ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो तो यूटेरस था, तो क्या हुआ? फॉर नो रीजन इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेरस हो गया, या फिर लंग्स सेट इन, लंग्स का क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन क्या है, या तो उस पार्ट का इन्फ्लेमेशन होगा जहां से ब्लीडिंग हो रही हो, या किसी डिस्टेंट पार्ट का। तो इधर उसने अबॉर्शन करा, यूटेराइन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वहां पे डिस्टेंट पार्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया, लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई पता ही नहीं, कोई नहीं समझ पा रहा, अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। ये चाइना का कैरेक्टर है। When this with this inflammation there is great irritability of tissue, जब ये इन्फ्लेमेशन होते हैं तो इन्फ्लेम्ड टिश्यू या जनरल बॉडी की बहुत इरिटेबिलिटी होती है, क्रैम्पिंग एंड समटाइम्स एक्चुअल कन्वल्जन्स भी आ जाते हैं, क्योंकि एनीमिया और वीकनेस के कारण पूरा सिस्टम टर्मोइल में चला जाता है। वो एक प्रकार से आप एक हेमरेजिक शॉक की कंडीशन समझ सकते हो। जब भी हम हेमरेजिक शॉक का पेशेंट देखते हैं उसमें अक्सर कन्वल्जिव फिनोमिना हमको देखने को आते हैं, बस ये वही बात हो रही है। चौथा कीनोट इज पीरियोडिसिटी, बता चुके हैं भैया, चाइना का कैरेक्टर ही है पीरियोडिसिटी। चाइना, इसलिए चाइना जो है वो जो है इंटरमिटेंट फीवर पे चाइना इसलिए इंडिकेटेड होती है क्योंकि चाइना के अंदर पीरियोडिसिटी लिखी हुई है। इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ चाइना। पेन कम्स अप, ये पीरियोडिसिटी कई जगह पाई जाती है। लोगों को क्या लगता है कि चाइना में सिर्फ फीवर के टाइम में, इंटरमिटेंट फीवर में पीरियोडिसिटी दिखती होगी, पर नहीं साहब, उसके अलावा भी कई जगह दिखती है। जैसे कि पेन कम्स इन पीरियोडिसिटी, पेन रेगुलरली गिवन डे पे गिवन टाइम पे आ रहे हैं, रोज एक ही समय होता है जब पेन उसका रिपीट होता है। तो यहाँ पे यही बात लिखी जा रही है कि पेन कम्स इन पीरियोडिसिटी एंड रेगुलरली एट द गिवन टाइम, एक गिवन विगत समय पे आ रहे हैं उसके दर्द, और वो रोज आ रहे हैं।
इंटरमिटेंट फीवर कम्स विथ पीरियोडिसिटी एंड रन अ रेगुलर कोर्स। अब इंटरमिटेंट फीवर है वो उसको पीरियोडिसिटी के साथ, वो बकायदा एक समय में घड़ी की सुई मिला करके पीरियोडिसिटी से आ रहा है और एक रेगुलर कोर्स को फॉलो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी देयर इज अ नाइट एग्रेवेशन और समटाइम्स शार्प एट मिडनाइट। ये भी एक चाइना का कैरेक्टर है कि नाइट एग्रेवेशन एंड शार्प 12 o'clock एट द मिडनाइट पे एग्रेवेशन, जो कि आर्सेनिक में भी पढ़ा है हमने। कोलिक एट द 12 o'clock इन द नाइट है ना। एपिस्टेक्सिस विथ पीरियोडिसिटी, कई बार बच्चों के अंदर नक्सीर फूटने का फिनोमिना वो भी जो होता है वो एक प्रकार की पीरियोडिसिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, हो गया ये। मलेरिया, मलेरियल फीवर रिटर्न्स एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे एग्रेवेशन विद डिएबिलिटी एंड वीकनेस। ठीक है, अब आते हैं हम 15वें की नोट के ऊपर। पोस्ट ऑपरेटिव गैस एंड फ्लैचुलेंट पेन इन द एब्डोमेन। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब किसी भी तरह की सर्जरी, ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव गैस एंड फ्लैचुलेंट पेन, गैस या फ्लैचुलेंट, गैस के कारण होने वाला एब्डोमेन का जो पेन है, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। देयर इज नो रिलीफ फ्रॉम पासिंग द फ्लीटस, और यहाँ पे चाइना का ये इंडिकेशन है कि गैस है पेट में, तन रहा है पेट में दर्द हो रहा है, हिस्ट्री है कुछ दिन पहले कोई एक सर्जरी कंडक्ट हुई है, वहीं पे गैस पास भी हो रही है, पर गैस पास होने से रिलीफ ना मिलना चाइना का फीचर है। बिकॉज चाइना के फ्लैचुलेंस में गैस पास करने से कोई विशेष बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, 15वां की नोट हो गया। 16वां की नोट, आइलमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, ये भी बता दिया हमने, शुरू में ही बता दिया था ना। एक बार और जरूरी था एक प्रॉपर वे में इसको एज ए की नोट बताना, तो आपके समक्ष है। आइलमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड एज हेमरेज, एज एक्सेसिव लैक्टेशन, डायरिया इत्यादि इत्यादि, है ना, दैट इज ऑल्सो चाइना। अब आते हैं हम इसके लास्ट में, बिल्कुल एकदम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मेरे को नीचे आना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। अब ये इतना ही है चाइना कोई बहुत बड़ी दवा नहीं है, चाइना का स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत लिमिटेड है ना। कहानी कौन सी है, वही अब्यूज ऑफ क्यूनाइन और सप्रेस मलेरिया, वहां से चालू होती है, लिक्विफिकेशन एंड ब्लड तक आती है, एनीमिया तक आती है, वीकनेस प्रोस्ट्रेशन तक आती है, सेंसिटिविटी तक आती है, बीच में लीवर बड़ा हो गया तो इंडाइजेशन हो गया, तो एक स्फीयर अलग निकल गया वहां से, इंडाइजेशन एसोसिएटेड विद द गैस फ्लैचुलेंस, जिसमें पादने पे कोई बेनिफिट नहीं होता, डकारने पे, है ना। बस ये इतना ही है, छोटा मेडिसिन है, चाइना कोई बहुत बड़ा मेडिसिन नहीं है सल्फर लाइकोकलकेरिया की जैसे। अब फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, चाइना का एक्शन है कहाँ भैया, चाइना एक्ट ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे। न्यूमो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब पेट, एक ऐसी नर्व जो कि न्यूमोगैस्ट्रिक के नाम से जानी जाती है, वो क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, वो हमारे चाइना का स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, मेन न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है, उसके थ्रू यहाँ पे बिलियसनेस और इंडाइजेशन पैदा होता है। चाइना का जो बिलियसनेस और इंडाइजेशन है वो न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे एक्शन के कारण होता है। इसी वजह से बिटर टेस्ट विथ वाइट कोटेड टंग, बिटर टेस्ट मतलब कड़वा टेस्ट होता है और वाइट कोटेड टंग होती है क्योंकि इंडाइजेशन है। कैनाइन हंगर, या तो एक तरफ कैनाइन हंगर होगी, ऐसी भूख जो कभी शांत ना हो, कितना ही खा लो, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। नौशिया होगी, वॉमिटिंग ऑफ द बिलियस बिटर फ्लूइड, है ना। स्प्लीन पे क्या एक्शन है इसका, क्रॉनिक हाइपरट्रोफी ऑफ स्प्लीन, हमने देखा था ना स्प्लीनोमेगाली भैया, सप्रेशन ऑफ मलेरिया और क्विनाइन के अब्यूज के बाद। लीवर पे क्या एक्शन है भैया, क्रॉनिक हाइपरट्रोफी, वहां पे हमने देखा था ना हिपेटोमेगाली। अब यहाँ पे जॉइंडिस की एक बहुत मेडिसिन है चाइना, उसको मैंने फिजियोलॉजिकल एक्शन में कवर करा है। चाइना के अंदर जो जॉइंडिस होता है वो बेसिकली मैकेनिकल कॉज के कारण पैदा होता है, और ये जो मैकेनिकल कॉज है जॉइंडिस का, ये दो चीजों के कारण होता है चाइना में। पहला, डिओडिनम पे स्वेलिंग आना, जो डिओडिनम होता है, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम पे एम्पुला ऑफ वेटर होता है, जो ऊपर से बाइल डक्ट लीवर से लेकर के आता है और बाइल को इसमें उड़ेलता है डिओडिनम में। कई बार डिओडिनम में स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग की वजह से एम्पुला ऑफ वेटर ऐसा बंद हो जाता है। जब एम्पुला ऑफ वेटर बंद हो जाएगा तो ऊपर से बाइल नीचे नहीं आ पाएगा, फलस्वरूप यहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस हो जाएगा। तो यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि लीवर के अंदर जो जॉइंडिस होता है चाइना का, वो मैकेनिकल कॉज के कारण होते हैं, जिसके दो कॉज हैं। पहला ये जो मैं बता रहा हूँ, स्वेलिंग ऑफ डिओडिनम के कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, और दूसरा कारण होगा कि कोई गॉल ब्लैडर, छोटा सा स्टोन गॉल ब्लैडर से सटक के नीचे आ गया, और वो जो स्टोन है वो यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर को उसने ब्लॉक कर दिया, तो ये भी एक मैकेनिकल कॉज है।
यही कॉज होता है चाइना के अंदर जॉइंटिस का, और या तो जॉइंटिस होता है ड्यू टू पैरालिटिक कंडीशन ऑफ लीवर। तो बस अब समझ लो यहीं पे इतनी बात है बस। क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी होती है लीवर में, जॉइंटिस ड्यू टू द मैकेनिकल कॉज एस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ डिओडिनम, जिसके कारण मैंने आपको बताया एम्पुला ऑफ वेटर बंद हो जाएगा, और मे बी ड्यू टू द गॉल स्टोन, उसके कारण भी एम्पुला ऑफ वेटर बंद हो जाएगा। फलस्वरूप ऊपर लीवर से बनने वाला पित्त जो है, बाइल है, वो आ ही नहीं पाएगा डिओडिनम में और जॉइंटिस हो जाएगा। और दूसरा मेन कारण क्या है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लीवर, क्योंकि इस तरह से जो क्विनाइन का अब्यूज होता है और सप्रेशन ऑफ मलेरिया होता है वो लीवर में जाके सप्रेस हो जाता है, लीवर की कार्य प्रणाली को बुरी तरह से प्रभावित करता है, पैरालिटिक कंडीशन ऑफ लीवर हो जाती है, जॉइंटिस हो जाता है। ठीक है, it is almost specific for the expulsion of the gallstone and also increases the change and also increases and change the biliary secretion to prevent their formation। ये करता क्या है, बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन है गॉल स्टोन के लिए फॉर देयर एक्सपल्शन। ये करता क्या है, कैसे काम करता है चाइना, कि चाइना जो मेडिसिन है इन द पोटेंटाइज फॉर्म, ये क्या करती है, बिलियरी सिक्रीशन को इंक्रीज करती है और इस तरह से चेंज करती है कि प्रिवेंट करती है रीफॉर्मेशन ऑफ द, आने वाले भविष्य में कोई स्टोन को बनने से वो रोकती है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन है भैया, क्योंकि एनीमिया हो चुका है इस आदमी को, इसका खून पूरा पतला हो गया। क्यों पतला हो गया, लीवर स्प्लिन बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया, सप्रेशन ऑफ मलेरिया क्विनाइन के अब्यूज के कारण। तो प्रोस्ट्रेशन होगा ऐसे एनेमिक बॉडी में। एनीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इंपॉर्टेंट, माइल्जिया, मसल्स में पेन होगा, न्यूरेल्जिया होगा, और ब्लड के अंदर एनीमिया होगा। ब्लड के अंदर क्या एक्शन है भाई, एनीमिया है। और टेम्परेचर पे क्या फिजियोलॉजिकल एक्शन है, चाइना इज अ एंटी पायरेटिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अब बहुत अच्छे से 50 मिनट का वीडियो रहा और इसमें आपने 50 मिनट में अच्छे से समझ लिया है चाइना और चाइना के गुणधर्म। और उम्मीद करता हूँ कि अब चाइना नाम का जो पेशेंट है आपके सामने से बच के नहीं जा पाएगा, उसको आप पक्का चाइना दोगे, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ड्रग पिक्चर ऑफ चाइना के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले बचे हुए वीडियोस के अंदर और कंटेंट के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।